कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर जारी विवाद पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार और हालिया आदेशों पर कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर अरावली से संबंधित नया आदेश लागू होता है तो इसका असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई राज्यों और आधे हिंदुस्तान के पारिस्थितिक संतुलन पर गहरा संकट खड़ा हो जाएगा। पवन खेड़ा ने कहा कि अरावली पर्वतमाला देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसका पर्यावरणीय महत्व बेहद व्यापक है। ये पर्वत श्रृंखला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों को थार के रेगिस्तान से आने वाली मिट्टी और रेत से बचाने में एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर अरावली कमज़ोर होती है या इसके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो रेगिस्तान तेज़ी से फैल सकता है, जिससे खेती, जल स्रोत और जनजीवन पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अरावली केवल एक पहाड़ी श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये पूरे उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। अरावली की वजह से भूजल संरक्षण होता है, वर्षा के पैटर्न को संतुलन मिलता है और जैव विविधता सुरक्षित रहती है। यदि इन पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया तो जल संकट, प्रदूषण और जलवायु असंतुलन जैसी समस्याएं और गहराएंगी। कांग्रेस नेता ने तीखे शब्दों में कहा कि अरावली को छूने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति या व्यवस्था इस पूरे क्षेत्र और देश के हितों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा, अरावली को यदि कोई हाथ भी लगाता है तो वो इस देश का और इस पूरे क्षेत्र का दुश्मन माना जाएगा। पवन खेड़ा ने मांग की कि सरकार पर्यावरणीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और किसी भी ऐसे आदेश या नीति को लागू करने से पहले विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों से व्यापक परामर्श करे। उन्होंने चेतावनी दी कि विकास के नाम पर अगर प्रकृति से समझौता किया गया तो इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। अगर जो अरावली पे नया ऑर्डर आया है, अगर ये लागू हो जाता है तो पूरा एक इकोलॉजिकल बैलेंस इस पूरे इलाके का, कई राज्यों का, आधे हिंदुस्तान का समझ लीजिए, वो खत्म हो जाएगा। अरावली दिल्ली को, हरियाणा को, इस पूरे इलाके के खेती को बचाते हैं थार के रेगिस्तान से जो मिट्टी आती है उससे। अरावली का बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे बैलेंस को बना के रखना, इस समन्वय को बना के रखना। जो भी ये कह रहा है वो लॉबीज के हाथों खेल रहा है, वो माइनिंग लॉबीज के हाथों में खेल रहा है, बजरी माफिया के हाथों में खेल रहा है, वो रियल एस्टेट माफिया के हाथों में खेल रहा है, हमें नहीं मालूम। लेकिन अरावली को अगर कोई हाथ भी लगाएगा तो वो इस देश का, इस पूरे इलाके का दुश्मन माना जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा और भारत के भविष्य को लेकर उनकी परिकल्पना पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही देश में ऐसे भी करोड़ों लोग हैं जो उनकी विचारधारा और भारत के लिए उनके विजन से सहमत नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन अंततः असफल होगा और उसमें कई गंभीर खामियां हैं। उनके अनुसार ये विचारधारा देश में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर गहरे तनाव पैदा करेगी और भारतीय समाज को आपस में लड़ाने का काम करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की राजनीति से देश की एकता, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये केवल किसी एक नेता या पार्टी का विरोध नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को लेकर दो अलग-अलग दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष है। राहुल गांधी के शब्दों में ये भारत में दो विजन के बीच की लड़ाई है। एक ओर ऐसा विजन है जो उनके मुताबिक समाज को बांटता है, जबकि दूसरी ओर विपक्ष ऐसा भारत चाहता है जो समावेशी हो, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिले। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल इस विचारात्मक लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने दोहराया कि वे लोकतंत्र, संविधान और देश की विविधता की रक्षा के लिए इस संघर्ष को आगे भी जारी रखेंगे। उनका कहना था कि ये लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और उसके मूल्यों को बचाने के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत ये है कि यहाँ अलग-अलग विचार और मत मौजूद हैं और इन्हीं के माध्यम से देश आगे बढ़ता है। राहुल गांधी ने भरोसा जताया कि जनता अंततः उस दृष्टिकोण का चयन करेगी जो देश में शांति, एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करे। There is a number of people in India who support Mr. Modi, and we cannot get away from that fact. But
a lot of us do not agree with his ideology. We do not agree with the vision of India that he has. We think that the vision will fail. We think that the vision has tremendous problems, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. So we will fight it, right? And it's a clash between two visions of India. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। दोनों नेताओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर देश, प्रदेश और जनता की सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा संपन्न हुई। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन द्वारा विधि विधान से उनका स्वागत किया गया। पूजा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा महाकाल मध्य प्रदेश की आस्था, पहचान और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उज्जैन को धार्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने महाकाल के दर्शन को आत्मिक शांति का अनुभव बताते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा देश को एक सूत्र में बांधती है। उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण और विकास भारतीय सभ्यता की निरंतरता को मजबूत करता है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे। नेताओं की उपस्थिति से उज्जैन में धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से खास माहौल देखने को मिला। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका में भारत द्वारा दी जा रही मानवीय और आर्थिक सहायता को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका को बड़े पैमाने पर राहत पहुंचाई है, जो दोनों देशों के बीच गहरे मित्रतापूर्ण और पड़ोसी संबंधों को दर्शाता है। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत लगभग 1100 टन राहत सामग्री श्रीलंका भेजी गई, जिसमें खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तुएं और अन्य आपात जरूरत का सामान शामिल था। इसके साथ ही करीब 14.5 टन दवाइयां और चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराए गए, ताकि प्राकृतिक आपदा के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिल सके और आम लोगों को समय पर इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि भारत अब श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्राथमिकताओं पर काम करे। इसी दिशा में भारत ने 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज का प्रस्ताव रखा है। इस पैकेज में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती यानी कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान राशि शामिल होगी। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि ये पूरा पैकेज श्रीलंका सरकार के साथ करीबी परामर्श में अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि सहायता वहां की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हो। विदेश मंत्री ने ये भी भरोसा दिलाया कि भारत श्रीलंका के आर्थिक पुनरुत्थान में हर संभव सहयोग करता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत से पर्यटन को प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी रहेंगे, जिससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिल सकता है। साथ ही उन्होंने भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने की संभावनाओं की ओर भी इशारा किया और कहा कि इससे इस कठिन समय में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। डॉक्टर जयशंकर ने स्वीकार किया कि श्रीलंका इस समय एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि देश अभी 2022 के आर्थिक संकट से उभर ही रहा था कि हालिया प्राकृतिक आपदा ने नई मुश्किलें खड़ी कर दीं। ऐसे समय में भारत का ये सहयोग केवल सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पड़ोसी के रूप में जिम्मेदारी और दीर्घकालिक साझेदारी का प्रतीक है। उन्होंने दोहराया कि भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है और भविष्य में भी मानवीय, आर्थिक और विकासात्मक सहयोग के माध्यम से इस मित्र राष्ट्र की मदद करता रहेगा। Overall, Operation Sagar Bandhu delivered over 1,100 tons of relief material, including dry rations, tents, tarpaulins, hygiene kits, essential clothing, and water purification kits. About 14.5 tons of medicines and medical equipment were also provided. Yet another 60 tons of equipment was brought to Sri Lanka to assist the relief operations.
Recognizing the urgency of rebuilding, Prime Minister Modi directed that we now engage with the Sri Lankan government to address their priorities in that regard. The assistance package that we have proposed is worth $450 million. It will include $350 million in concessional lines of credit and $100 million of grants. This package is being finalized in close consultation with the government of Sri Lanka. Our assistance will cover sectors worst affected by the cyclone, including 1. Rehabilitation and restoration of road, railway and bridge connectivity. 2. Support for construction of houses fully destroyed and partially damaged. 3. Support for health and education systems, in particular those that have been damaged by the cyclone. 4. Agriculture, including to address possible shortages in the short and medium term. And 5. Working towards better disaster response and preparedness. We are conscious that work towards mitigating the impact of Cyclone Ditwa on the people of Sri Lanka must be done in the quickest time possible. We are discussing an effective coordination mechanism for earliest possible delivery. Let me also add that there are other ways by which India can and will be of support to Sri Lanka. You are a significant tourism economy, and Minister, let me assure you that we will continue to encourage tourism traffic from India in that regard. Similarly, an increase in foreign direct investment from India can also boost your economy at a critical time. Our discussions will therefore keep in mind promoting a deeper cooperative relationship between our two countries. Friends, we fully recognize that this is a very difficult period for Sri Lanka. Just as it was recovering from the economic crisis of 2022, this natural disaster has created new difficulties. We have seen in the past the strong resolve and strength among the people of Sri Lanka to overcome challenges and to march ahead. I can assure you that India stands firmly with Sri Lanka more than ever before, and I'm sure that Sri Lanka will once again demonstrate its great resilience in recovering from. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उज्जैन में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और इस अवसर पर सभी ने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य का विषय है कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि आज धार और बैतूल में 2 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी जाएगी। इन मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से न केवल राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को नई पहचान मिलेगी। मोहन यादव ने बताया कि इन 2 नए मेडिकल कॉलेजों के जुड़ने के बाद राज्य में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। इससे प्रदेश के युवाओं को मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर जाने की ज़रूरत कम होगी और स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसका सीधा लाभ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को मिलेगा, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी लंबे समय से एक चुनौती रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ अस्पतालों का आधुनिकीकरण, नई स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार और मेडिकल स्टाफ की भर्ती पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को नई गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर नागरिक तक सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार श्रीमान जेपी नड्डा जी आज यहाँ पधारे
हमने सब ने मिलकर के बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लिया और बाबा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में भारत का मान सम्मान और एक अलग प्रकार का भारत दुनिया के सामने जाना जा रहा है। ऐसे समय में जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पधारे हैं, उनके माध्यम से 2 नए मेडिकल कॉलेज की आज आधारशिला रखी जा रही है। धार और बैतूल पीपीपी मॉडल पर ये 2 नए मेडिकल कॉलेज के माध्यम से अब हमारे यहाँ आज के बाद ये जब बनेंगे तो 35 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। 33 मेडिकल कॉलेज आज चालू है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।